नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस फॉर एनवायरमेंटल प्रोजेक्ट्स। मैं डॉक्टर प्रकाश चंद्र शर्मा, डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो ये है कि कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस क्या है, क्यों किया जाता है, और इन्वायरमेंटल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस क्या है। तो जैसे ही नाम से जाहिर है, किसी भी प्रोजेक्ट के करने के लिए जो कॉस्ट इन्वॉल्व हो रहा है और जो बेनिफिट उससे ड्रॉ हो रहा है, उसका एक कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस। तो ये किसी भी पॉलिसी मेकिंग का एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। लेकिन जब हम किसी इन्वायरमेंटल प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो वहां कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस काफी इम्पोर्टेंट हो जाता है। उसका रीजन है कि इन्वायरमेंटल एनालिसिस जब हम करते हैं तो बहुत से ऐसे हमारे को एलिमेंट्स नजर आते हैं जिनकी हम सामान्यतः कोई वैल्यू नहीं लगाते। तो ऐसी स्थिति में कैसे उन्हें हम बेनिफिट में काउंट करेंगे, कैसे उनकी वैल्यूज जो कॉस्ट में इन्वॉल्व हो रही है उनको काउंट करेंगे, वो सब कुछ कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के पार्ट में आता है। तो हम बात करते हैं इन्वायरमेंटल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, जो आज की तारीख में पब्लिक पॉलिसी के लिए एक कोर टूल बन चुका है। इन्वायरमेंटल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस जो है एक ऐसी प्रोसीजर है, एक जो ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंदर हम सभी कॉस्ट को इन्वॉल्व करते हैं जो उस प्रोजेक्ट, प्रपोजल या पॉलिसी के इम्प्लीमेंटेशन या एस्टेब्लिशमेंट के दौरान आएंगे या उसको इनेक्ट करने के दौरान आएंगे, और साथ ही साथ उससे होने वाले जो पॉसिबल प्रॉफिट्स हैं जो कि प्राप्त किए जा सकते हैं उस प्रोजेक्ट या प्रपोजल या पॉलिसी से, उन्हें भी हम एस्टिमेट करेंगे। तो यहां याद रखिए कि इन्वायरमेंटल कॉस्ट न केवल डायरेक्टली वरना इनडायरेक्टली भी कॉस्ट इन्वॉल्व होते हैं, साथ ही साथ पॉसिबल प्रॉफिट भी दोनों तरीके से डिराइव होता है। और यहाँ हमें ये याद रखना पड़ेगा कि जो इन्वायरमेंटल प्रोजेक्ट है ये कॉस्ट और बेनिफिट का एनालिसिस उसके पूरे लाइफ टाइम के लिए होगा। ये एक बेहद सिस्टमेटिक अप्रोच होती है, तरीके से की जाती है, और इसमें न केवल प्रोजेक्ट, प्रपोजल या पॉलिसी की हम बात कर रहे हैं, बल्कि उसके साथ साथ जैसे हमने EIA में भी देखा था कि जो अल्टरनेटिव्स हैं उनकी भी हम स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस की भी एस्टिमेट करते हैं, ताकि हम बेस्ट पॉसिबल वे जिसमें इन्वायरमेंट का प्रोटेक्शन भी हो जाए और साथ ही साथ हम मैक्सिमम बेनिफिट भी हासिल करें, ऐसा बेस्ट पॉसिबल वे हम निकाल सकें। तो ये एक माध्यम है जो प्रोवाइड करता है बेस्ट अप्रोच टू ड्रॉ मैक्सिमम बेनिफिट while protecting environment optimally। तो यहां पर दो चीजें आ रही हैं जिनको आपको समझना होगा। वन इज वेलफेयर, ह्यूमन वेलफेयर, एंड सेकंड इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। कहीं भी हम ये नहीं कहना चाह रहे, या इस बात में ये कहीं नहीं कहा जाता, भले EIA हो, भले कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस हो या सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, इसमें कहीं भी ये नहीं कहा जाता कि ह्यूमन वेलफेयर नहीं होना चाहिए, केवल इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन होना चाहिए। हमेशा बात ये की जाती है कि इन्वायरमेंट का प्रोटेक्शन इस तरीके से हो, या हम ये कहें कि इन्वायरमेंट का उपयोग एक्सप्लोरेशन, एक्सप्लॉयटेशन इस हिसाब से हो कि उसमें हम इन्वायरमेंट का प्रोटेक्शन भी प्रॉपर तरीके से कर पाए और ह्यूमन वेलफेयर भी हो। यानी कि हम सीधी सी तौर पे कहें तो जो इकोसिस्टम में एक रेजिलियंस की कैपेसिटी है, यानी कि पुनः अपनी स्थिति को स्थापित करना, या सिंपल तरीके से कहें एक जो उसके लिए इम्पैक्ट है उसको एब्सॉर्ब कर पाने की जो कैपेसिटी है उस पर्टिकुलर सिस्टम में, उस कैपेसिटी के अंतर ही रहते हुए हमें वेलफेयर को अंजाम देना है। तो यहाँ पर ह्यूमन वेलफेयर भी चाहिए, पर साथ ही साथ
इन्वायरमेंट का प्रोटेक्शन भी होना चाहिए, और इस तरीके से होना चाहिए कि इन्वायरमेंट की खुद की जो रेजिलियंस कैपेसिटी है वो उसका पूरा इस्तेमाल कर पाए, अपने आप को वो शॉक को एब्जॉर्ब पूरी तरह से कर पाए। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन भी रहे इसमें, ये सब चीजें इसमें आती हैं। तो साथ ही साथ जैसा हमने बात की, सबसे पहले जोलिस ड्यूपॉइट ने 1848 में कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, एक तरह से हम कह सकते हैं, उन्होंने किया। उन्होंने किसी रोड या ब्रिज के कंस्ट्रक्शन में देखा कि क्या सोशल प्रॉफिटेबिलिटी हो सकती है। तो ये वो बेनिफिट था जो रोड के कंस्ट्रक्शन से ड्रॉ हो रहा था। नाउ सीबीए क्या है और कैसे हम इसको करते हैं, इसकी कुछ जेनेरिक स्टेप्स हैं, यानी कि मूलभूत स्टेप्स हैं जिनसे सीबीए किया जा सकता है। पहला जो स्टेप है वो है डिफाइनिंग गोल एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रोजेक्ट, प्रपोजल और पॉलिसी। इस स्टेप में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है वो है रैशनल, मीन्स क्यों वो प्रोजेक्ट किया जा रहा है, क्यों वो प्रपोजल किया जा रहा है, या क्यों वो पॉलिसी लाई जा रही है, उससे क्या बदलाव आएगा, क्या वो बदलाव ऐसा है, क्या उसकी आवश्यकता है या नहीं। अगर उसकी आवश्यकता है तो किस तरीके के पॉसिबल उससे हम बेनिफिट ड्रॉ कर सकते हैं, और किस तरीके के संभवतः उसमें कॉस्ट हमको बियर करने पड़ सकते हैं, क्या उसके गोल्स होंगे और किस तरीके से वो अचीव किया जाएगा, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है। तो ये सब चीजें इसके अंदर आती हैं। तो ये एक तरह से प्रोजेक्ट की संक्षिप्त में रूपरेखा है, भूमिका है। नाउ सेकंड जो इसकी स्टेप आती है वो उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी प्रथम स्टेप, जहां हम ओरिजिनल प्रोजेक्ट, प्रपोजल या पॉलिसी की बात कर रहे हैं। सेकंड स्टेप के अंदर हम उन अल्टरनेटिव्स की बात कर रहे हैं जो यदि ओरिजिनल प्रपोजल या पॉलिसी या प्रोजेक्ट अगर फिट नहीं बैठता तो उनका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो यहां हम डिफरेंट अल्टरनेटिव्स को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तीसरी और जो बेहद महत्वपूर्ण चीज है वो है स्टेक होल्डर्स को आइडेंटिफाई करना। जनरली हम यहाँ एक जो व्यू लेके चलते हैं वो व्यू केवल इतना ही होता है कि हम एक पक्षीय धारणा बना के चलते हैं, केवल एक पक्ष के बारे में बात करते हुए हम प्रोजेक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि अगर हमको कहीं डैम बनाना है तो हमारा जनरली जो मानसिकता रहती है वो ये है कि उस डैम से हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी या वहां से पानी मिलेगा, और वो किन किन चीजों में यूज आ रहा है, या कहीं से रोड कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो ऐसी स्थिति में हमारा जो ध्यान जाता है सामान्य तौर पे वो केवल ट्रांसपोर्ट को जाता है। लेकिन हम कहीं भी उसमें ये ध्यान नहीं रखते कि उससे हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन भी हो सकता है, या कहीं पर जो नेटिव पॉपुलेशन है उसका डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है। इन चीजों को भी हमें आइडेंटिफाई करना होता है। तो जो थर्ड स्टेप है उसमें जो विभिन्न स्टेक होल्डर्स हैं, उसमें पब्लिक भी है, डिफरेंट एजेंसी भी है, गवर्नमेंट भी है, एनजीओ है, इसके अलावा इन्वायरमेंट भी है। तो डिफरेंट जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना। चौथी स्टेप, एक्चुअल स्टेप जो हम काम में लेनी है वो है कि हमें यहां पर जो प्रोजेक्ट प्रपोजल है उसके डिफरेंट जो एलिमेंट्स हैं उनको आइडेंटिफाई करते हुए उन्हें क्वांटिफाई करना है, ताकि हम कॉस्ट और बेनिफिट का पता लगा सके। तो यहाँ जो सबसे बड़ी बात आती है वो ये आती है कि जैसा मैंने पहले भी कहा कि कई सारे एलिमेंट ऐसे हैं जिन्हें क्वांटिफाई करना मुश्किल होता है। तो उन कॉस्ट को कैसे क्वांटिफाई करना है तो वो हम आगे देखेंगे। तो क्वांटिफाई करना एलिमेंट्स को, ताकि कॉस्ट और बेनिफिट्स को मेजर किया जा सके। अभी ये जो हमने डिफरेंट एलिमेंट्स को क्वांटिफाई किया है, हो सकता है ये डिफरेंट यूनिट्स में हो, डिफरेंट वैल्यूज इनकी हो। जो अगला स्टेप आता है वो बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब हम कॉस्ट और बेनिफिट का एनालिसिस करते हैं तो कहीं ना कहीं हम उसकी बात मनी के रूप में करते हैं। तो जितने भी कॉस्ट और बेनिफिट हैं उन सबको मोनिटाइज करना, उन सबको पैसे के रूप में कन्वर्ट करना, और एक ही सेम करेंसी में, ताकि हम पता लगा सके कि कितना कॉस्ट और कितना बेनिफिट उससे ड्रॉ हो रहा है। इसके अलावा
ये जो आप कॉस्ट और बेनिफिट का पता लगा रहे हैं ये प्रेजेंट वैल्यूज के रूप में है, लेकिन जब भी आप कॉस्ट और बेनिफिट की बात करते हैं तो प्रोजेक्ट का एक जो अपना पूरा लाइफ टाइम है उसके लिए प्रिडिक्ट करना आवश्यक होता है। तो नेक्स्ट है प्रिडिक्शन ऑफ कॉस्ट एंड बेनिफिट ओवर लाइफ टाइम। अगला जो इंपॉर्टेंट स्टेप आता है वो डिस्काउंटिंग आता है। डिस्काउंटिंग बेहद इंपॉर्टेंट स्टेप है सीबीए के तहत, क्योंकि हमेशा किसी भी आइटम की जो वैल्यू होती है या किसी भी एलिमेंट का जो कॉस्ट है या बेनिफिट है, पर्टिकुलरली बेनिफिट, वो समय के अनुसार स्थिर नहीं बना रहता। हो सकता है आज उसका बेनिफिट हमें ज्यादा मिल रहा हो लेकिन फ्यूचर में उसका बेनिफिट कम हो या उसका वैल्यूएशन जो है वो कम हो जाए, या इसका उल्टा भी हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में डिस्काउंटिंग की प्रोसेस बेहद इंपॉर्टेंट होती है। अगली जो स्टेप है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, वो है सेंसिटिविटी एनालिसिस करना। ये पता लगाना कि जो हम बेनिफिट ड्रॉ करने की उससे उम्मीद लगा रहे हैं कितनी संभाव्यता है कि वास्तविक रूप में वो बेनिफिट्स ड्रॉ हो और कितनी उसमें रिस्क है। तो ये रिस्क असेसमेंट करना और जो प्रोबेबिलिटी है उसका एनालिसिस करना, ये सेंसिटिविटी एनालिसिस में आता है। और इन सभी चीजों के आधार पे ओवरऑल कितना बेनिफिट हम ड्रॉ कर पा रहे हैं, कितना कॉस्ट बियर हो रहा है, किस नेचर का कॉस्ट है, डिस्काउंटिंग क्या है, इन सब के आधार पे या तो उस ओरिजिनल प्रोजेक्ट या अल्टरनेटिव को अडॉप्ट किया जा सकता है या फिर रिजेक्ट किया जा सकता है। तो ये एक सीबीए की जेनेरिक स्टेप्स हो गई। नाउ कॉस्ट और बेनिफिट क्या है? तो जनरली अगर हम देखें तो बेनिफिट्स वो हैं जो ह्यूमन वेलबींग में इंक्रीज करते हैं, और सिंपल सी बात करें कॉस्ट वो है जो ह्यूमन वेलबींग को रिड्यूस करते हैं। लेकिन यहां पर जब हम बात कर रहे हैं तो कॉस्ट और बेनिफिट मस्ट बी एन एग्रीगेट ऑफ एनवायरमेंटल एंड सोशल बेनिफिट एंड कॉस्ट अक्रॉस डिफरेंट पीपल विद इन जियोग्राफिक एरिया। अब यहाँ जो डिफरेंट पीपल आ रहा है ये काफी इंपॉर्टेंट है। यही स्टेक होल्डर्स है जो अलग अलग कौन कौन है जिनके लिए वो बेनिफिट्स या कॉस्ट होंगे और किस तरीके से। और साथ ही साथ हमेशा ये जरूरी है कि हम इस तरीके से इसका एनालिसिस करें कि जो सोशल बेनिफिट है वो सोशल कॉस्ट को एक्सीड करे। तो नटशेल में देखें कि सीबीए क्यों जरूरी है, तो सीबीए हमें रैशनैलिटी का एक मॉडल प्रोवाइड करता है। दूसरी चीज, ये डिसीजन मेकर को फोर्स करता है ताकि ये पता लगाया जा सके कि कौन बेनिफिशियरी है और कौन लूजर है, दोनों ही चीजों में, स्पेशियल एज वेल एज टेम्पोरल डायमेंशन में, यानी कि स्थान और समय, समय स्थानिक आधार पर यह पता लगाया जा सके कि किनको लाभ होगा या किनको नुकसान होगा। अवॉइड लेक्सिकल थिंकिंग, जो मैंने कहा था ना यूनिडायरेक्शनल, एक तरफा सोच को अवॉइड किया जा सके। सीबीए जो है डेफिनेटली डिसीजन मेकिंग में वाइडर व्यू अडॉप्ट करने के लिए मजबूर करता है, और साथ ही साथ ये इस चीज के लिए भी आग्रह करता है कि बेस्ट ऑप्शन आइडेंटिफाई किया जाए आउट ऑफ द बॉक्स, आउट ऑफ द सीरीज, ताकि बेस्ट जो उसके लिए बेस्ट अल्टरनेटिव पहचाना जाए। सीबीए का फंडामेंटल कि जो गोल है हम तलाश कर पाए। तो यहाँ हमारा पार्ट फर्स्ट हम खत्म करते हैं। पार्ट फर्स्ट में हमने देखा कि सीबीए बेसिकली क्या है। नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि जो सीबीए के लिए वैल्यूएशन हम कर रहे हैं वो वैल्यूएशन किस प्रकार से की जाएगी, कौन कौन से जनरली मेथड इस्तेमाल किए जाते हैं। धन्यवाद।